हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग और बिजनेस फाइनेंस के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2023 एग्जामिनेशन के अंदर। आइए फटाफट से अपने इस डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी कोर्सेज की भी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है। आप कंप्लीट कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे सवाल यूनिट वाइज सॉर्टेड मिल जाते हैं। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट वन में आपके कुछ फाइनेंसिंग कंसेप्ट हैं जिसमें एंजल इन्वेस्टिंग, स्वेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ देखने को मिल रहा है। और लिस्ट टू में है आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉलो ऑन फंडिंग, मेच्योर और स्टार्टअप स्टेज हमें देखने को मिल रही है। देखो जी, अगर हम बात करते हैं हमारे पास, अगर आप ऑप्शंस को एक बार रीड आउट करते हैं तो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टिंग है और एंजल इन्वेस्टिंग यहाँ पे इन सभी से मैच हो सकता है। तो एंजल इन्वेस्टिंग आपको जनरली कब देखने को मिलेगा? जब एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप वाली स्टेज पे, उसे कुछ पैसे चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपना जो आइडिया है उस पर काम करने के लिए। तो वहां पे एंजल इन्वेस्टर मेनली मददगार होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टअप स्टेज की तरफ देखते हैं तो स्टार्टअप स्टेज पे आपको स्वेट इक्विटी तो नहीं मिलेगी, ना ही आईपीओ मिलेगा। एंजल इन्वेस्टिंग हो सकता है या फिर कुछ हद तक वेंचर कैपिटल भी हो सकता है। बट अगर आप ऑप्शंस पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको ए और फोर तो ज्वाइन होते हुए दिखते हैं, बट सी और फोर वैसे भी कहीं ज्वाइन होता हुआ नहीं दिखता है। आसानी से ऑप्शन टू को आप अपना आंसर बना सकते हैं और इसमें आपके बाकी भी मैच होते हुए दिखेंगे। इसके अंदर आपका जो स्वेट इक्विटी है वो मेच्योर स्टेज के साथ मैच हो रहा है। और आपका जो वेंचर कैपिटल है, फॉलो ऑन फंडिंग, तो वेंचर कैपिटल से भी आपको फंडिंग मिलती है, ये भी एक फंडिंग का तरीका है। तो फॉलो ऑन फंडिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और आईपीओ तो जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज पे हैं तो आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर टू। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड लगाना आता है सवाल को देखकर, तो आप आसानी से इसका आंसर मार्क कर सकते थे। चलिए, यहाँ पे सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है। अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹4, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20% एंड द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर इज 16%। assuming the Walter valuation model, payout ratio is 40%, what will be the price per share? तो वॉल्टर मॉडल का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। इसके अंदर जो शेयर का प्राइस होता है उसका फॉर्मूला आपका डिविडेंड प्लस आर ई माइनस डी, यानी कि ईपीएस माइनस टीपीएस, और यहाँ पे आर बाय के चलता है। और द होल जो है इसको आप के से डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड प्यारे दोस्तों हमें दे रखा है, डिविडेंड रेशियो हमें दे रखी है 40% की। अर्निंग थी ₹4 की, तो 4 का 40% यानी कि 1.6 हमारा यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। और आर की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 20% का यहाँ पे दे रखा है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर को रिटर्न चाहिए वो 16% है, तो के 16% हो जाएगा। और यहाँ पे ई माइनस डी, ई आपका 4 है और डी हमने निकाला था 1.6 है। और इस पूरे को आप 0.16 से डिवाइड कर देंगे। अब आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें फटाफट से। तो ये हो गया 4/5, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन रहा है 1.6 प्लस इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। और इसे आप 0.16 से डिवाइड करेंगे और सॉल्व आउट करके अल्टीमेटली जो आपका निकल कर आएगा, दैट इज गोइंग टू कम आउट टू 28.75। जो आपका प्राइस ऑफ द शेयर है दैट इज गोइंग टू बी 28.75, यानी कि ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। तो वॉल्टर मॉडल आपको लगाना है, सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स वर आर्टिकुलेटेड बाय जेएम कीन्स फॉर होल्डिंग कैश? प्रिकॉशनरी, रिटर्न जनरेशन, स्पेक्युलेटिव, इन्वेस्टमेंट और ट्रांजेक्शन। तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये कैश मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कैश के तीन मोटिव्स होते हैं, कैश होल्ड करने के तीन मोटिव्स आपके रहते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए आपको कैश चाहिए होता है।
इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए भी कैश चाहिए होता है कि एकदम से आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई तो बैंक नहीं जा सकते, तो आप अपने पास कुछ कॉन्टिजेंसीज को मीटअप करने के लिए कैश रखते हैं। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों स्पेकुलेटिव मोटिव भी हमारे पास होता है कि अगर कोई हमारे पास स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी आ गई पैसे कमाने की, तो हम उसके लिए भी अपने पास कुछ कैश रखते हैं। तो प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव और ट्रांजेक्शन ये आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। और करेक्ट आंसर में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में यही तीनों मोटिव्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन 3 आपका आसानी से आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, इन विच मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसमें तो इसमें तो आप नॉर्मली री इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हाँ कुछ हद तक कर सकते हैं, बट जो मेन बात होती है री इन्वेस्टमेंट की, वो बात होती है एनपीवी और आईआरआर के अंदर। तो एनपीवी और आईआरआर इन दोनों में ही आई थिंक आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आईआरआर के अंदर तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आईआरआर है उसी पे री इन्वेस्ट हो रहे हैं कैश फ्लोज। बट एनपीवी के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उस पे हमारे जो कैश फ्लोज है उनको री इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। अगर आपको एनपीवी और आईआरआर के डिफरेंसेस पता है तो आई थिंक आपको इस सवाल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी हैं, और यहाँ पे आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के टूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है। और सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर पीवी रेशो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। सबसे आसान तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला लगता है, इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले तो मैं डी को ही 2 से मैच कर देता हूं। तो इट्स अप टू यू, आपको जो आसान लग रहा है आप उसकी मैचिंग कीजिए। तो डी और 2 तो ऑप्शन 2 में मैच हो रहा है, इसके अलावा और कोई ये मैचिंग नहीं मिल रही है। तो एक बार बाकी सभी को भी मिलाने की कोशिश कर लेते हैं। इसके अलावा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, तो सी 1 से मैच हो रहा है। पीवी रेशो की अगर हम बात करें, तो पीवी रेशो के अंदर आप सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस करते हो, तो 4 से मैच हो रहा है। बचा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो सेल्स इनटू पीवी रेशो में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दोगे तो आपके यहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं वो यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। तो हमारी मैचिंग बिल्कुल सही बन गई ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल काफी आसान हो जाता है अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला फॉर्मूला पता है या फिर कोई भी फॉर्मूला पता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आसानी से करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a post offer takeover defense mechanism in which take target company buys back shares at a significant premium? पॉइजन पिल, गोल्डन पैराशूट, ग्रीन मेल और क्राउन ज्यूल डिफेंस। तो हमारे पास जो टेक ओवर डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें प्री और पोस्ट टेक ओवर दो में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों पॉइजन पिल और गोल्डन पैराशूट तो वैसे ही आपका प्री में आ जाता है, पोस्ट में नहीं आता, आप इसे काट सकते हैं। ग्रीन मेल और क्राउन ज्यूल डिफेंस में आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो क्राउन ज्यूल्स के अंदर तो जो हमारा मेन क्राउन ज्यूल है उसको लेकर हम कुछ एक्शन लेते हैं ताकि हमारी जो बाइंग कंपनी है उसको जो अट्रैक्शन था हमारी कंपनी की तरफ वो खत्म हो जाए। ग्रीन मेल के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रीन मेल के अंदर हम जो हमें कंपनी बाय करने की सोच रही है, जैसे हमारी कंपनी है लेट्स सपोज ए, और एक कंपनी है बी जो कि हमें टेक ओवर करने की सोच रही है और इसने हमारे काफी सारे शेयर ऑलरेडी खरीद लिए हैं, टेक ओवर का ऑफर भी दे दिया है। तो हम इसे क्या करते हैं कि अरे आप हमारी कंपनी ना टेक ओवर करो, जो भी आपके पास शेयर्स है आप हमें वापस बेच दो, हम उसके लिए आपको प्रीमियम भी पे करने के लिए तैयार हैं। जो भी आपके पास हमारे शेयर रखे हुए हैं आप हमें वापस दे दो, हम आपको उस पे ज्यादा दाम देंगे, प्रीमियम पे हम वो शेयर आपसे वापस खरीद लेते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रीन मेल बन जाता है, ग्रीन मेल बन जाता है। तो बी जो पहले टेक ओवर करने का सोच रहा था वो कहेगा अरे शेयर वापस बेच के प्रीमियम मेरे को मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वही ले लेता हूं, इसे ग्रीन मेल का नाम दे दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, एन अनफेवरेबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इंडिकेट्स दैट। तो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप क्या कंपेयर करते हैं, इसके अंदर आप कंपेयर करते हैं कि ओवरहेड आपने अप्लाई कितने किए और आपके बजटेड ओवरहेड कितने थे। अब जो आपके ओवरहेड अप्लाई किए इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर एक्चुअल प्रोडक्शन, और जो बजटेड ओवरहेड थे इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर बजटेड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर आपकी बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा थी और आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो गई,
तो ये आपका ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है अनफेवरेबल यहाँ पे हो सकता है। ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीडेड द स्टैंडर्ड बजटेड अमाउंट, ऐसा नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हैज एक्सीडेड द स्टैंडर्ड बजट अमाउंट, तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए तो वैसे ही नहीं यूज होता, ये फिक्स्ड ओवरहेड में यूज करते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक्चुअल प्रोडक्शन वाज लेस देन द नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट, तो हाँ, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है, बजट ज्यादा था, नॉर्मल लेवल ज्यादा था, तो उस केस में ये अनफेवरेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिविजुअल स्टॉक्स स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क ड्रामेटिकली इंक्रीजेस विद। तो आपकी जो पोर्टफोलियो रिस्क है, पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास काफी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे, तो उसका जो रिस्क है, कहा गया स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क यानी कि बीटा, बीटा की स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज कब हो जाती है, तो बीटा हमारा कब स्टेबल हो जाएगा, बीटा में फ्लक्चुएशन कब कम हो जाएगी, ऐसा हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। हाई रिटर्न पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो की रिटर्न ज्यादा है, तो हायर रिटर्न हायर रिस्क होगा, तो उस केस में यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो सकता है और स्टेबिलिटी मेंटेन करना दिक्कत हो सकती है। लार्जर पोर्टफोलियोज, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टॉक्स उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप एक स्टेबल रिस्क स्टेबल रिटर्न पे पहुंच सकते हैं, तो क्योंकि अगर एक स्टॉक गिरा तो दूसरा उसे ऑफसेट कर देगा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं एक दूसरे को ऑफसेट करने के लिए, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, तो बी वाला तो मुझे लग रहा है आना चाहिए। इसके बाद है लॉन्गर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, तो कहा भी जाता है अगर आपको मार्केट से रिटर्न्स चाहिए, तो आपको लॉन्गर होराइजन लॉन्गर ड्यूरेशन को पकड़ना चाहिए। तो लॉन्गर ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो रोजमर्रा की फ्लक्चुएशन होती है, डेली की जो फ्लक्चुएशन रहती है, वो यहाँ पे खत्म सी हो जाती हैं और ओवरऑल आपको एक स्टेबल रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इसको भी आप कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं कि इट वुड मेक अ पोर्टफोलियो रिस्क मोर स्टेबल। इसके बाद है इंक्रीज्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो आप अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, स्टॉक्स जो है उनको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इससे पोर्टफोलियो रिस्क पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। अगर हम बार बार पोर्टफोलियो को यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हो कि एक स्टेबल पोर्टफोलियो बना ले, बट ये भी हो सकता है कि बार बार पोर्टफोलियो को छेड़ने से स्टेबिलिटी नेगेटिव साइड भी चली जाए, तो ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मेरे को। और इसके बाद है हाई प्रीमियम पोर्टफोलियोज, तो प्रीमियम पोर्टफोलियो में भी जिनका रिटर्न है काफी ज्यादा है, ऐसे वाले पोर्टफोलियोज लग रहे हैं इनमें भी रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं, तो मुझे बी और सी एक ही में आता हुआ दिखता है, डेट इज ऑप्शन नंबर 2, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ये जो सवाल है, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का पूछा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई है, और मुझे नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट्स इसे आंसर कर पाए होंगे। तो फिलहाल इस तरीके से आप इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ग्रोइंग परपेचुटी व्हिच मेक्स फर्स्ट पेमेंट ऑफ ₹3000 इन नेक्स्ट ईयर। तो आपको एक ग्रोइंग परपेचुटी दे रखी है, हर साल आपको 3000 की पेमेंट होने वाली है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपको ग्रोथ और डिस्काउंट का रेट यहाँ पे दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले, फिर उसके बाद वाली वैल्यूज को आपको डालना है। तो अगर तो आपको ग्रोइंग परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आता है, तो बिल्कुल सीधा वही लगा दो। नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो अगर आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ा है, उसके अंदर भी ऐसे ही करते थे कि साल के एंड में जो हमें हर साल डिविडेंड मिलने वाला है, उसमें हम एक डिस्काउंट रेट होता था, एक ग्रोथ रेट होता था, उसको अप्लाई करके अपनी वैल्यूज निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते थे। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस वाले केस में हमारा जो डिविडेंड हर साल मिलने वाला है वो 3000 है, और हमें ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट दे रखे हैं। 10% हमारा यहाँ पे डिस्काउंट रेट है और ग्रोथ रेट 8% है पहले वाले केस में। ऐसी सभी केसेस में आप कंप्यूटेशन कीजिए, ऐसे ही फॉर्मूला लगाइए। 3000 डिवाइडेड बाय 9% माइनस 3%, 3000 डिवाइडेड बाय 11% माइनस 6%, 3000 डिवाइडेड बाय 6% माइनस 5%, 3000 डिवाइडेड बाय 4% माइनस 1%। आप इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। पहले वाले केस में 1,50,000 आएगा, अगले वाले केस में 50,000 आएगा, फिर आ गया जी आपका 60,000, फिर आपका 3 लाख, आई थिंक यही सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा जी 1 लाख का। तो सबसे बड़ा हमारे पास ये 3 लाख आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू आनी चाहिए वो डी वाली आनी चाहिए, और इसीलिए करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो
ऑप्शन 3 बनेगा, इसमें डी सबसे पहले आ रहा है, फिर ए है, फिर ई है, फिर सी है और फिर बी है, जो कि बिल्कुल सही सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टॉक होल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंस। तो कौन से रिलेशनशिप का जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे सबसे कम है, सबसे लीस्ट है, सवाल आपसे ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर एक शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे उसके लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स इज कंसिस्टेंटली ऑफ हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज, तो रिटर्न ऑन एसेट्स शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हैज इंक्रीज्ड इन ईच ऑफ द पास्ट 5 इयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। नेट इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। अगला पढ़ते हैं, रिटर्न ऑन एसेट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग पेड टू द लेंडर, तो हमारा जो एसेट का रिटर्न है वो ज्यादा है और लेंडर को हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये वाला भी शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो वाली स्टेटमेंट की कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं निकल रही है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, एक जनरल सी स्टेटमेंट ही लग रही है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आप आसानी से ऑप्शन नंबर 3 बना सकते हैं, बिकॉज सीम्स टू बी ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉक होल्डर। चलिए यहाँ पे सवाल है, which concept states that profits are normally recognized when the title to the goods passes to the customer, not necessarily when the money changes hand। तो आपने प्यारे दोस्तों सामान बेचा, लेट्स सपोज 2 लाख रुपए का, और ये सामान आपने बेचा 30 मार्च को, इसकी जो पेमेंट आपको मिली वो मिली 7 अप्रैल को। तो ये मार्च का रेवेन्यू है या अप्रैल का रेवेन्यू है, बताइए। ये 2 लाख जो रेवेन्यू है मार्च का है या अप्रैल का है? सर ये आपका मार्च का रेवेन्यू है, तो कैश चाहे बाद में लिया, हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, तो वी फॉलो दिस एक्रूअल बेसिस, और इसी के लिए आपका जो रेवेन्यू है मार्च में बुक कर लेते हैं। ऑप्शंस को भी देखते हैं एक बार, मैचिंग कंसेप्ट है, रियलाइजेशन है, प्रूडेंस है और मटीरियलिटी है। तो प्यारे दोस्तों एज पर दी रियलाइजेशन कंसेप्ट हम ये मानते हैं कि जब हमारा यहाँ पे सेल हो गया तभी हम उसे अपने रेवेन्यू में बुक कर लेते हैं, कैश की रियलाइजेशन हमें बाद में भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा जो मैचिंग कंसेप्ट है वो तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की मैचिंग की बात करता है, प्रूडेंस जो कंसेप्ट है वो लॉसेस और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है, मटीरियलिटी बड़े बड़े मटीरियल अमाउंट्स को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। तो एलिमिनेशन भी करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बनेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमें कुछ कॉस्ट देखने को मिल रही हैं और लिस्ट 2 में उनका मीनिंग देखने को मिल रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट है, और इनके मीनिंग से आपको इनकी मैचिंग करनी है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर हम देखें तो अगर आप फटाफट से ये आपके मीनिंग्स की तरफ नजर दौड़ाएंगे, चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट, ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं है। टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैनेजरियल डिसीजन, ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स ओन्ड एंड यूज्ड बाय द फर्म, ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो आपकी जो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो आप ए को 3 से मैच कर सकते हैं। और आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि आपका कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही होता है, तो कॉस्ट पर यूनिट में कितना चेंज आ रहा है दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। और ओवरऑल इंक्रीज का जो कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू बी दी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। संक कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है तो मैनेजरियल डिसीजन को ये अफेक्ट नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर में आपका ऐसे कुछ मैचिंग बननी चाहिए, और ये मैचिंग प्यारे दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वहां पे सीधी सीधी बन रही है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, कैश फ्लोज आर ग्रुप्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंड एज 3 इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर कैटेगरीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं, यू ऑलरेडी नो। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। ये सवाल तो बहुत ही सीधा और बहुत ही सिंपल है, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही इजी तरीके से आपने मार्क कर लिया होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और ये सवाल है, डेविएशन फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो, अ पॉइंट ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन that differentiates investors investing and financing decision based on their risk appetite is described by। तो प्यारे दोस्तों कैपिटल मार्केट लाइन की अगर हम बात करते हैं
तो आप देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक ये पॉइंट देखने को मिलता है और ये पॉइंट आपके लेंडिंग और जो बोरोइंग है उन दोनों को सेपरेट कर देता है। इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करती है हमारी सेपरेशन थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि आपके इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन अलग अलग हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन तो इन्वेस्टर को क्या लेना है कि मार्केट पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट करूं, केवल एक ही बेस्ट पोर्टफोलियो है इन्वेस्ट करने को, दैट इज द मार्केट पोर्टफोलियो, उसमें कितना इन्वेस्ट करूं। और फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो कहां से आएगा। अब ये पैसा इन्वेस्टर जो है बोरो करके भी लगा सकता है, रिस्क फ्री रिटर्न पे बोरो किया और आगे इन्वेस्ट कर दिया। तो ये दोनों डिसीजन अलग अलग होते हैं, इन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है और इसे डिटेल में डिस्क्राइब करती है आपकी सेपरेशन थ्योरम। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज पॉजिटिव, व्हाट कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन। तो अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज इज मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। आपके कैश इनफ्लो होंगे, आउटफ्लो होंगे, आपने उन्हें एक डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे डिस्काउंट भी किया होगा और इसके बाद आपका जो एनपीवी है पॉजिटिव है, इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है। तो अभी क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जनरेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द जो इनफ्लोज है वो ज्यादा है। तो बिल्कुल आप ए वाला तो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। डिस्काउंट रेट यूज्ड इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट्स एस्टिमेटेड रिटर्न। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने डिस्काउंट रेट यहाँ पे यूज किया है, के वाला जो डिस्काउंट रेट यूज किया है ये हमारा कम है और इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हमारे पास ज्यादा है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, जो हमारा आईआरआर होता है, वो हमारे पास यहाँ पे वो रेट होता है जहां पे आपका एनपीवी जीरो हो जाता है। तो इस केस में हमने जो रेट यूज किया वो आईआरआर से कम होगा, तभी तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव निकल कर आया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है हमने कम यूज किया हुआ है, तभी हमारा यहाँ पे ये पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, तभी हमारी रिटर्न पॉजिटिव निकल कर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी बिल्कुल सही है। डिस्काउंट रेट यूज्ड इक्वल्स द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर। तो अगर आपका डिस्काउंट रेट और इन्वेस्टर का जो रेट है वो यहाँ पे इक्वल है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। वैसे तो डिस्काउंट रेट हम यही कोशिश करते हैं कि वही रेट ले जो कि हमारे इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए। तो इस केस में है कि नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट जनरेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इक्वल तो नहीं है, इक्वल अगर होते तो फिर एनपीवी तो आपका जीरो हो जाता, तो इक्वल तो प्यारे दोस्तों नहीं है। और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आईआरआर का रेट आपका डेफिनेटली ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो के वाला रेट है वो यहाँ पे डेफिनेटली कम ही होगा। आईआरआर वाला रेट पे आपका एनपीवी जीरो हो जाता है, तो आईआरआर वाला रेट ज्यादा होगा। हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने डिस्काउंट रेट आईआरआर से कम रखा हुआ है। तो आईआरआर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो ए वाला पॉइंट भी आपका सही बनेगा। तो ए, बी और ई आपके आंसर में आएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। और वैसे भी अगर आपने ए को पहचान लिया तो ए के बेसिस पे ही आप 2 और 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके बाद बी तो पक्का से आ ही जाएगा। आपको सी और ई में से चूज करना पड़ेगा और आप आसानी से पिक कर लेंगे कि ई ज्यादा अप्रोप्रिएट बन रहा है और ऑप्शन नंबर 4 का आंसर आपका आसानी से बन जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दे रखी है। अब ये सवाल तो मुझे नहीं लगता कुछ डिटेल में जाना चाहिए इसको सिखाने के लिए। आपके एग्जामिनेशन में हमेशा कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिन सवालों का आंसर कोई भी नहीं दे सकता और उनमें से ये एक सवाल है। इस सवाल में उन्होंने कोई रिसर्च पेपर को उठाया होगा या फिर कोई थीसिस को उठाया, उसमें से आपके 4 थिंकर्स के नाम लिखे और उनकी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे उठाकर डाल दी। तो बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि इस फील्ड में अपना रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो। एक जनरल कैंडिडेट को इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। फार्मा और फ्रेंच का नाम तो शायद सबने सुना होगा, बट पीटर बसु और बांस का नाम तो शायद काफियों ने सुना भी नहीं होगा। तो ऐसा सवाल अभी मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया, मैंने हटाया नहीं यहाँ से, नहीं तो मैं डिलीट ही कर देता। डिलीट नहीं किया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपके एग्जामिनेशन में भी जब भी आप एग्जाम देंगे ऐसे कुछ सवाल आएंगे, इनसे घबराना नहीं है। आपका जो बेस्ट पॉसिबल गेस है वो आप इनका लगा सकते हैं। तो भी इस सवाल को हम स्किप कर रहे हैं। वैसे इसका जो आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 2, जो कि ऑफिशियल आंसर की में आपको दिया हुआ है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन।
आई एम होपफुल कि आपके साथ जो सवाल यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2023 एग्जामिनेशन के, उससे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना है ताकि आप बेस्ट आंसर को मार्क कर सके, टिक कर सके। तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।